जिसमें जो है टोटल 100 प्रश्न होंगे और हो सकता है कि ये वीडियो जो है मात्र 50 क्वेश्चन का यानी पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, अगला पार्ट दूसरे पार्ट में जो है 50 क्वेश्चन और आएंगे। तो हम इन 50 क्वेश्चन को महाविश्लेषण करेंगे और देखते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं में कितने मठ और मंदिर हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एलोरा की गुफाएं में जो है कितने मठ और मंदिर हैं? तो एलोरा की गुफाएं में जो है टोटल 34 मठ और मंदिर है। कितना है? 34 मठ और मंदिर है। अगर हम बात करते हैं एलोरा की गुफा का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? एलोरा की गुफा के निर्माण जो है यह राजपूत शासक के द्वारा करवाया गया था। मैं सभी बातों को लिखूंगा नहीं, एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। एलोरा की गुफाएं में कुल किसके द्वारा बनाया गया था? राजपूतों के द्वारा। कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं, जिसमें से यह जो है शैल के द्वारा जो है निर्मित गुफाएं हैं। इसमें गुफा संख्या जो है 1 से लेकर 13 तक जो है गुफा संख्या 1 से 12 तक जो है यह गुफा जो है किसका है? तो बौद्ध का है। 1 से 12 तक बौद्ध का है। इसके बाद जो है 13 से लेकर 29 तक गुफाएं जो है यह हिंदू का गुफा है। कितना? 13 से लेकर 29 तक जो है हिंदू का गुफा है और 30 से लेकर 34 तक जो गुफाएं हैं वह जैन गुफाएं हैं। कितना? 30 से लेकर 34 तक जो गुफाएं हैं वह जैन धर्म से संबंधित गुफाएं। ध्यान रखना है 1 से 12 तक जो गुफाएं वह जो है बौद्ध का है, 13 से 29 हिंदू है और 30 से 34 किसका है? जैन गुफाएं स्थित है। और एलोरा की गुफाएं राजपूत के द्वारा निर्माण करवाया गया था। राजपूत के संस्थापक दंती दुर्ग थे। इतनी बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं एलोरा की गुफा संख्या पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि गुफा संख्या 15 जो है, गुफा संख्या 15 की बात करते हैं। ये जो है कि विष्णु भगवान को जो है किस अवतार में दिखाया गया है? तो गुफा संख्या 15 में विष्णु भगवान को जो है नरसिंह अवतार में दिखाया गया है। किस अवतार में? नरसिंह अवतार में जो है दिखाया गया है। इसके साथ साथ बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किसने किया था? एलोरा की गुफाएं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किसने किया था? तो एक फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम था थेविनेट। क्या था? थेविनेट के द्वारा जो है, थेविनेट के द्वारा जो है एलोरा की गुफाएं का जो है एलोरा की गुफाएं का उल्लेख किया, सर्वप्रथम किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? थेविनेट के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं इस चीजों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, संसद के अनुमोदन के लिए आपातकाल की उद्घोषणा अवश्य रखी जानी चाहिए कितने दिनों के भीतर? तो जान लीजिए संसद में जब आपातकाल की बात करते हैं, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा से पहले जो है संसद के भीतर जो है 1 माह के भीतर जो है उसे रखा जाना चाहिए और संसद स्वीकृति के बाद जो है उसे घोषित किया जाता है। आगे बात कर, यानी उद्घोषणा होना आवश्यक होता है 1 माह। और जब ये अनुच्छेद 352 के संबंध में है, 352 के संबंध में, और अनुच्छेद 356 हम आपातकाल वाले सेशन में मैंने बताया था। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 की जब बात करते हैं तो उसके लिए जो है 2 माह के भीतर जो है संसद से अनुमोदन यानी उद्घोषणा अनुमोदन के लिए रखा जाता है। राष्ट्र ये जो है आपातकाल की बात करती है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसके में जो है भाग 20 के तहत जो है आपातकाल जो है भाग 18 के तहत जो है 18 के तहत जो है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच जो है आपातकाल के बारे में बताया गया है। किस भाग में? भाग 18 में बताया गया है। ठीक है, अभी बात करते हैं वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से? तो वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 है यह जर्मनी के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। और आपातकाल जर्मनी के वाइमर संविधान से। चलिए आगे चलते हैं। 1528 में जो है चंदेरी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो पहला नंबर हम ये देखते हैं चंदेरी के युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो चंदेरी की युद्ध जो हुआ था यह बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर जो है, बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए सभी युद्धों में बाबर विजयी रहा था। ठीक है, तो हारेगा कौन? मेदिनी राय। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था जिसमें हार किसकी हुई थी? मेदिनी राय का। अब हम बात करते हैं, आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे, बाबर के द्वारा जो लड़ी गई 4 युद्ध है वो कौन कौन से युद्ध है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले 1526 में जो है कौन सा युद्ध लड़ा था? 1526 में लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जो किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें भी बाबर विजयी रहा, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। डेट भी ध्यान रखना है, 21 अप्रैल 1526। दूसरे युद्ध की बात करते हैं बाबर के द्वारा लड़ा गया था, वो 1527 में था खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था वह 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था।
कब? 17 मार्च 1527 को जो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। इसमें भी बाबर ही विजयी रहा। कौन? बाबर और राणा संगा के बीच। आगे तीसरा युद्ध है इसके द्वारा 1528 में। 1528 में जो इनके द्वारा लड़ा गया युद्ध था वो चंदेरी का युद्ध था, जो कि चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था, जिसमें जो है किसके किसके मध्य था? तो चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और अफगान शासक के मध्य लड़ा गया था। किसके किसके मध्य? सॉरी, चंदेरी बोलते हैं। चंदेरी बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, जो 1528 में। ठीक है, इसके साथ साथ देखते हैं 1529 में, तो ये घाघरा का युद्ध था, जो 6 मई 1529 को लड़ा गया था, जो बाबर एवं अफगानों के मध्य लड़ा गया था 1529 में। तो इस सभी युद्ध में जो है बाबर विजयी रहा था। हम उम्मीद करते हैं ये आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रसिद्ध पर्यटक जो है प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल की यदि हम बात करते हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित हो जाएगी? यह पश्चिम बंगाल में यानी कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। अब हम कुछ इससे संबंधित बात कर लेते हैं, जैसे हिलती मीनारे की बात करते हैं। झूलती मीनारे जो बहुत पॉपुलर है, यह किस राज्य में पड़ता है? तो हिलती मीनारे गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है हिलती मीनारे। ठीक है, इसके बाद यदि बात करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया भी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक है, बोटोनिकल गार्डन जो है ये भी कोलकाता पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। ठीक है, और अफगान चर्च की बात करते हैं वह भी महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महाबलीपुरम में जो है पंच रथों का निर्माण किस राजवंश में करवाया था? तो महाबलीपुरम का ये रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो यह जो है पल्लव शासक के द्वारा करवाया गया था। किस शासक के द्वारा करवाया गया था? पल्लव शासक के द्वारा करवाया गया था। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु जो है पल्लव के संस्थापक थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में जो है शामिल नहीं है, यानी भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में कौन सी शामिल नहीं है? जो भारत की बात करते हैं तो इसमें हिंदुकुश पर्वत जो है यह भारत में नहीं है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि भारत की पर्वत श्रृंखलाओं में हिंदुकुश नहीं है। विंध्य, अरावली, सतपुरा ये सभी जो है भारत की पर्वत श्रृंखला में शामिल है। हिंदुकुश कहाँ की है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इलबर्ट विधेयक जो है किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इलबर्ट विधेयक की बात करते हैं तो इलबर्ट विधेयक जो है पेश कब किया गया था? सबसे पहले हम इस बातों को जानते हैं। तो इलबर्ट विधेयक जो है 1883 में पेश किया गया था। कब किया गया था? 1883 में पेश किया गया था। और 1883 में पेश किया गया था किस उस समय जो है, क्योंकि 1880 से लेके 1884 तक जो है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहता है। किनका कार्यकाल रहता है? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आंसर भी आपको आ गया होगा कि इलबर्ट विधेयक जो है किसके काल में पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में पेश किया गया था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को की चर्चा करते हैं। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। और इससे पहले जो थे लॉर्ड लिटन, उनके द्वारा जो है सिविल सेवा प्रवेश की आयु को 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था। लेकिन आगे चल के लॉर्ड रिपन जब आए तो इनके द्वारा बढ़ाकर जो है 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया था। आगे यदि हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन के द्वारा जो काम, तो 1851 यानी जो है 78वें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, उस प्रेस एक्ट को 1882 में निरस्त किए थे। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त करने का काम किए। इसके साथ साथ इनका काम रहा 1881 में जो है कारखाना अधिनियम आया था। क्या आया था? कारखाना अधिनियम, जो प्रथम कारखाना अधिनियम फैक्ट्री अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो 1881 में आया था। इसके बाद बात करते हैं 1881 से ही इन्हीं के द्वारा जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना को जो है महत्वपूर्ण किया गया था। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में। ठीक है, इसके साथ साथ की बात करते हैं इलबर्ट विधेयक जो 1883 का था। इसमें था क्या? इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो है एक श्वेत विद्रोह भी कर दिया गया था, क्योंकि यह जो इलबर्ट विधेयक में क्या था कि भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा जो है सुनवाई करने के लिए जो ये इलबर्ट विधेयक लाया गया था इनके द्वारा। लेकिन अंग्रेज न्यायाधीश जितने भी थे वो सभी ने जो है एक विद्रोह किया, जिस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है श्वेत विद्रोह को किस विद्रोह को अन्य नाम से जानते हैं, तो वो इलबर्ट विधेयक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल की बात करते हैं तो 1856 से लेकर 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा है। और भारत के वायसराय बनने वाले प्रथम व्यक्ति यही रहे हैं। और भारत का जो है
अंतिम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति भी जो है यानी बोला जाए तो यही रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। ठीक है, आगे चलते लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक 1878 से 1876 से लेके 80 तक रहा है। कब तक रहा है? 1876 से लेके 1880 तक रहे हैं लॉर्ड लिटन। और इन्हीं के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को जो है 21 से घटाकर 19 इनके द्वारा किया गया था, और लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है 19 से बढ़ाकर फिर से 21 कर दिया गया था। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी किसे जानते हैं? लॉर्ड रिपन को ही जानते हैं। आगे बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक? 1899 से लेकर 1905 तक जो है लॉर्ड कर्जन रहे। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ज्यादा डिटेल इन सभी के बारे में अगर करने लग जाए तो पता चलेगा पूरा क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं। तो ये मैचिंग टेस्ट से संबंधित प्रश्न है जिनको इसमें देखते हैं। तो ए ऑप्शन है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि मालगुजारी की इजारेदारी अथवा या तहसीलदारों को आवंटित भूमि उप किराएदार पर देने वाली गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने का अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। अब इसके ऑप्शन के सारे ऐसे प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करेंगे। है कुछ नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है कि रैयत जमींदारी व्यवस्था क्या होती है, रैयतवारी क्या होती है, महलवारी क्या होती है और जमींदारी प्रणाली क्या है। बस सब इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न है, इन चीजों को देखते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जो थी, बड़े सामंत को जो आवंटित भूमि थी उन्हें जो है जमींदारी प्रणाली के रूप में जाना जाता था। क्या जाना जाता था? जमींदारी प्रणाली के रूप में जाना जाता था। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं, माल गुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को जो है आवंटित भूमि जो थी उन्हें जो है जमींदारी प्रणाली के रूप में ही जानते हैं। यानी कहने का मतलब जो है बड़े सामंत आवंटित भूमि वो जमींदारी प्रणाली, माल गुजारी जायदारी ये भी जमींदारी प्रणाली। अब एक उप किराएदार की बात करते हैं, तो उप किराएदार की बात करते हैं तो उसे जो है हम रैयतवारी प्रणाली के रूप में जानते हैं। किस प्रणाली के रूप में जानते हैं? रैयतवारी प्रणाली के रूप में जानते हैं। अब पिछले वीडियो में जो है मैंने बताया था रैयतवारी सभी व्यवस्था के बारे में। आगे ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती जो था इसको जो है हम लोग महलवारी बंदोबस्त के जो नाम से जानते हैं, महलवारी के नाम से। और महलवारी ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है लाया गया था। रैयतवारी जो है ये टॉमस मुंडो के द्वारा लाया गया था। और जमींदारी इजारेदारी या फिर अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो रहने वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा या किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार की यदि हम बात करते हैं वह अनुच्छेद जो है 132 में कहा गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय का वह अनुच्छेद 132 में है। अब हम देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद। जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहले गठन की बात करते हैं, तो गठन अनुच्छेद 124 के अंतर्गत होता है। कितना के अंतर्गत होता है? सर्वोच्च न्यायालय गठन अनुच्छेद 124 के अंतर्गत इसका गठन होता है। इसके बाद बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, वह अनुच्छेद 129। यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो है 5-6 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का स्थापना अनुच्छेद 124। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129। और इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार इसका होता है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत होता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो है पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत जो है पुनर्विचार के लिए जाना जाता है इसे। और आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार की रक्षा जो करता है वह अनुच्छेद 32 के तहत करता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार होंगे वो अनुच्छेद 132 के अंतर्गत होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है सुप्रसिद्ध चित्र जो है बनी ठनी किस शैली का है? तो बनी ठनी से जो है ये चित्र जो है यह कांगड़ा शैली या जो है बनी ठनी बनी ठनी यह किशनगढ़ शैली की हो जाएगी। ठीक है, बनी ठनी जो है यह चित्र जो है यह किस शैली की है? तो किशनगढ़ शैली की हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो पक्षी और कीट का जो पंख होता है वह समवर्ती अंग के रूप में जाने, यानी समवर्ती होता है। कैसा होता है? समवर्ती होता है। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? समवर्ती होते हैं। अगर हाल ही में जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व आर्द्रभूमि जो है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो विश्व आर्द्रभूमि जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि यानी विश्व वेटलैंड डे के रूप में जानते हैं इसे। ठीक है, कब? तो 2 फरवरी को मनाया गया था। और हम इसके साथ साथ बात करते हैं ये जो है कब से? तो 1971 से मनाया जाता है। कब से? 1971 से मनाया जाता है, जिसके तहत आज ये 2024 में जो मनाया गया है, कहाँ में मनाया गया है? तो इंदौर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? 2024 में जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है कहाँ मनाया गया है? इंदौर में मनाया गया है। और इसका थीम क्या रहा है? तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग रहा है। क्या रहा है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग रहा है। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग जो है इसका थीम रहा है। ठीक है, तो हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि कहाँ कब जो हो जाएगा? 2 फरवरी को मनाया गया है। कब? 2 फरवरी को मनाया गया है। कहाँ में मनाया गया है? यह जो है इंदौर में मनाया गया है। इसका थीम क्या रहा है? तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसका थीम रहा है। आगे चलते हैं, अब इसी में कुछ दिवस को देख लेते हैं, जैसे कि 31 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा 31 जनवरी को जो है कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 जनवरी को कोई दिवस के रूप में नहीं मनाते। 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस गांधी जी का, और इसके साथ साथ जो है कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सबसे प्राचीन लिपि जो है वह कौन सी लिपि है, इस बातों को देखते हैं। तो सबसे प्राचीन लिपि की बात करते हैं, तो वह जो कौन सी लिपि हो जाएगी? वो ब्राह्मणी लिपि हो जाएगी। कौन सी लिपि हो जाएगी? ब्राह्मणी लिपि। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय शोक दिवस जो है कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, तो कहा गया है महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत विभाजन के दिन, तो भारत विभाजन के दिन भी राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में नहीं मनाए हैं। आगे बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, कांग्रेस विभाजन के दिन, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन लागू होने की। अब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। कब? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। और इसके तहत जो है इसकी घोषणा जो है कहाँ में हुआ था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कहाँ में हुआ था? शिमला में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। कहाँ में हुआ था? शिमला में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। और आगे चल के जो है जुलाई के बाद जो है अगस्त में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था इसके विरोध में। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और आगे चल के क्या होता है? तो अगस्त के बाद सितंबर में जो है सम्राट का जो है, यानी ब्रिटेन के सम्राट का जो है स्वीकृति भी मिल जाता है। सितंबर 1905 में जो है उसका स्वीकृति मिल जाता है। और आगे चल के 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है। कहाँ क्या कब क्या लागू किया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को। अब हम चलते हैं कि बंगाल विभाजन को जब विभाजित किया गया था तो उसे 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। एक कौन सा था? पूर्वी बंगाल, और दूसरा पश्चिमी बंगाल था। कौन था? पश्चिमी बंगाल था। अब हम बात करते हैं पूर्वी बंगाल की। तो पूर्वी बंगाल की राजधानी जो है यह ढाका हुआ, जो बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है पूर्वी बंगाल। ठीक है, और पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं जिसकी राजधानी कोलकाता। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि पूर्वी बंगाल का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसमें किन्हें बनाया गया था? तो ब्लूमफील्ड फुलर को जो है, बिलिमफूड मूलर को जो है उसमें पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट बनाया गया था। किसे? तो ब्लूमफील्ड मूलर को बनाया गया था। और पश्चिमी बंगाल का जो लेफ्टिनेंट बनाया गया था एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था, जो कि लॉर्ड कर्जन के काल में जो है सिंचाई आयोग के जो है अध्यक्ष का किसके द्वारा किया गया था? तो एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना है, ब्लूम फाउंड जो है फील्ड जो है पुलर जो हो जाएगा किसका? तो पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट, और पश्चिमी बंगाल कौन हो जाएंगे? एंड्रयू फ्रेजर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। यानी हड्डी की बात करते हैं तो उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में जो है संपोषक तत्व की बात करते, संपोषण में आवश्यक तत्व होता है।
वो कौन सा तत्व होता है, तो वह कैल्शियम होता है। कौन सा तत्व होता है, कैल्शियम होता है। आगे चलते हैं, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है किसकी खेती की जाती है, तो कॉफी की खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। आगे चलते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य की बात करते हैं। तो प्राक्कलन समिति की यदि हम बात करते हैं, जिसका गठन जो है आगे हम चर्चा करेंगे, प्राक्कलन समिति के गठन की बात करते हैं 1950 में हुआ था। कब हुआ था, प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ था। ठीक है, और आगे बात करते हैं, प्राक्कलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति मानी जाती है, सबसे बड़ी, जिसमें जो है टोटल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल की बात करते हैं तो 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का समय का कार्यकाल होता है, तो 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और इसकी समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। और प्राक्कलन समिति की जो है जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और लोक लेखा समिति का स्थापना जो है कब हुआ था, 1921 में जो है लोक लेखा समिति का स्थापना हुआ था। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं, और जो केवल और केवल कहां से आते हैं चुन के, तो केवल और केवल से लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। लोक लेखा समिति की बात करते हैं, 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुन के आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, मैग्नेटाइट जो है लॉयस बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट की यदि हम बात करते हैं तो बिहार के किस जिले में पाया जाता है मैग्नेटाइट अयस्क की, तो बिहार के जो है गया में, भागलपुर, जमुई, ये सभी जिलों में जो है मैग्नेटाइट अयस्क जो है पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, सनशाइन विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है। तो सनशाइन विटामिन के रूप में जो है किसको जानते हैं, तो विटामिन डी को जानते हैं। आप सभी को पता होगा विटामिन डी की प्राप्ति जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात करते हैं कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन बी की रासायनिक, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें B1 B2 B3 सभी आते हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम आप सभी को कमेंट करके बताइएगा, थायमीन। इस तरह से करके सभी का विटामिन का नाम आप सभी कमेंट करके बताइएगा रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन ए की बात करते हैं तो रेटिनॉल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है, किस एक को सम्मिलित नहीं करता है, इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, यह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था, आप जानते हैं भारत में टोटल कितना 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही चला था। तो आप सभी कमेंट करके बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, जिसमें जो है पूंजी बाजार का असक्तिकरण करना जो है ये सम्मिलित नहीं था। लेकिन बाकी क्या है, गरीबी में कमी लाना, बिल्कुल सही है, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना और लिंग असमता में जो है कमी लाना, ये सभी उसका जो है उद्देश्य था विकास का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 71वें गणतंत्र दिवस परेड में जो है 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला था। तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड में जो है राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है ओडिशा को मिला था। किसे मिला था, ओडिशा को मिला था। और इसका ओडिशा का क्या, इसका थीम क्या था, तो महिला सशक्तिकरण इसका थीम था। तो इसको जो है ओडिशा को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है लखपति दीदी योजना के लक्ष्य का जो है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो जो है तो लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है, इसे 3 करोड़ कर दिया गया है, 3 करोड़ रुपया कर दिया गया है। आगे बात करते हैं एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण क्या था। तो एप्पल की बात करते हैं, तो एप्पल एक प्रकार का जो है क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो एप्पल की बात, तो यह एक भू एस्थेटिक उपग्रह था। क्या था, एप्पल जो है एक भू एस्थेटिक उपग्रह था। ठीक है, इसका जो है सर्वोत्कृष्ट गुण क्या था, तो यह भू एस्थेटिक उपग्रह है। आगे चलता है, 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने विद्रोह किया था। तो लखनऊ से विद्रोह जो है किसने किया था, इसके बारे में जानते हैं। तो 1857 की क्रांति जो है ये दिल्ली से भारतीय नायक कौन थे, तो ये आपसे अभी लखनऊ की बात करते हैं। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से इसके जो है नायक थे। कौन थे, बेगम हजरत महल इसके नायक थे। अब हम इसमें देख लेते हैं दिल्ली से कौन थे भारतीय नायक, तो बहादुर शाह जाफर थे। और सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था, वक्त खां कर रहा था। इसके साथ साथ जो हम ये भी जान लेते कानपुर से कौन था, तो नाना साहब। और सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे, तात्या टोपे। आप सभी ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट में ही चल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं झांसी से, तो लक्ष्मीबाई सभी लोगों को पता होगा। आगे बात करते हैं इलाहाबाद से, तो लियाकत अली इसमें दिया गया है, इलाहाबाद से जो है लियाकत अली थे। आगे बात यदि हम करते हैं, ये नाना साहब तो आपको बता ही दिए कानपुर से ही थे। ठीक है, आगे है जगदीशपुर से, तो वीर कुंवर सिंह। पटना से पीर अली
फैजाबाद से अहमदुल्ला हो जाएगा, अमानुल्लाह लिखा है, मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो फैजाबाद से हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है फतेहपुर की बात करते हैं तो अजीमुल्ला जो है, फतेहपुर से अजीमुल्ला और फैजाबाद से अजीमुल अहमदुल्ला, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। नवजात शिशु को जो है बीसीजी का टीका जो है लगाया जाना चाहिए कितने समय के अंदर? तो नवजात शिशु को जो है बीसीजी का टीका की यदि हम बात करते हैं तो कितने दिनों के अंदर जो है लगाया जाना चाहिए, ये बताना है। यह जो है कितने दिनों के भीतर लगाया जाए? 48 घंटे के भीतर जो है बीसीजी का टीका जो है लगना चाहिए नवजात शिशु को। ठीक है, आगे है किस अधिनियम ने जो है इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को जो है अनुमत कर दिया, यानी कि इसको जो है बंद कर दिया था? तो किस अधिनियम के जो यानी जो है मत देने का काम किया था? तो किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को जो है स्टार्ट किया था? तो सिविल सेवक की नियुक्ति की बात यदि हम करते हैं, यह जो है किस, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है इसे सिविल सेवा में नियुक्ति जो है, यानी कहने का इंग्लैंड में होने वाली परीक्षा में जो है भारतीयों को भी उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए जो है वार्षिक परीक्षा आयोजन के माध्यम से जो है इसमें नियुक्ति मिलेगी। इसके लिए कब एक्ट आया था? 1853 का चार्टर एक्ट आया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन कहा जा रहा है वनस्पतियों की विविधता के प्रमुख कारण क्या है? तो वनस्पति की विविधता का जो है प्रमुख कारण क्या है? तो वनस्पति की विविधता का प्रमुख कारण की यदि हम बात करते हैं इसमें क्या? मुद्रा में विविधता, ठीक है, चाहिए, और तापमान में अंतर, नदियों के जल में मात्रा में अंतर नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मुद्रा में विविधता तथा तापमान में अंतर की बात करते हैं, ये जो है वनस्पति की विविधता का प्रमुख कारण माना जाता है। गन्ने की चीनी के किण्वन से बनने वाले सिरके में क्या होता है? तो गन्ने की चीनी के किण्वन से बनने वाले जो है सिरके में होता क्या है, इसकी बात करते हैं तो क्या होता है? इसमें एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, यानी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो यूपीआई शुरू करने वाला जो है पहली यूरोपीय देश की यदि हम बात करते हैं, वह देश कौन सा बन गया है? वह देश फ्रांस बना है। कौन बना है? फ्रांस बना है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो भारत के जो है निम्नलिखित में कौन सी जिला जो है बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? कौन से राज्य की सीमा? तो यह झारखंड से लगता है। किन से राज्य से? तो झारखंड से लगता है। ठीक है, और अगर देश की बात करते हैं तो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, जो कि कितना करता है बांग्लादेश से? तो 2216.7 किलोमीटर करता है ना बिहार हाँ की बात करते हैं। सबसे लंबा सटा राज्य जो है बिहार, पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश से जो सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला राज्य की बात करते हैं तो वह पश्चिम बंगाल है। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन था कि किस राज्य की सीमा बिहार में सबसे अधिकतम जिलों से लगती है, तो वह झारखंड है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक मैंने करवाया है, लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास होगा, उसमें सारे प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएंगे, तो उस टॉपिक को आप देख लीजिएगा। राष्ट्रपति का महाभियोग की बात करते हैं तो 61 आर्टिकल के तहत जो है महाभियोग है। आगे चलते भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से जो है कौन सा क्रम सही है? ये वरीयता क्रम पूछा जा रहा है, वरीयता क्रम की दृष्टि से जो है कौन सा क्रम जो है ये सही है, इसकी बात करते हैं। तो क्या सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल पहले, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख रहे तो मुख्य चुनाव आयुक्त है, राज्य के मुख्यमंत्री है, राज्यों के राज्यपाल है, ये गलत है। आगे देखिए इसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? तो राज्य के राज्यपाल आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन में राज्य के राज्यपाल हैं। इस सब में एक ही समान दिया गया है ना। ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल ऑप्शन नंबर बी में, राज्य के राज्यपाल ऑप्शन नंबर सी में, या तो बी और सी में से कोई एक हो सकता है। देखते हैं आगे, राज्य के राज्यपाल के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ तक ये मुख्य न्यायाधीश के बाद आते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य पहले राज्यपाल आएंगे वरीयता क्रम में, फिर मुख्य न्यायाधीश, फिर मुख्यमंत्री और फिर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो है शीर्ष पे कौन रहा है शीर्ष पे? तो इसकी बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो है शीर्ष पे रहा है। कौन सा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है महाराष्ट्र जो है शीर्ष पे रहा है, जो कि महाराष्ट्र ये जो है छठा संस्करण आयोजित किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? आयोजित तमिलनाडु में किया गया था। ठीक है,
जिसमें जो है महाराष्ट्र के द्वारा जो है टोटल 158 पदक जीता गया था। कितना पदक जीता गया था? 158 पदक जीता गया था, जिसमें से 57 गोल्ड था। कितना था? 57 गोल्ड था। शायद 48 जो है सिल्वर था और 53 ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। ठीक है, और ये छठा संस्करण तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। चलिए आगे चलते। प्लासी युद्ध के पश्चात जो है किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो प्लासी युद्ध के बाद जो है बिहार प्रांत का उप दीवान जो है वह राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था, और मोहम्मद रजा खान को जो है पश्चिम बंगाल का दीवान उप दीवान जो है नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना है, बिहार का जो है उप दीवान किसे? राजा सिताब राय को, और मोहम्मद रजा खान को जो है पश्चिम बंगाल का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहां स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जयपुर में स्थित है। कहां स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जयपुर में स्थित है। और इसका स्थापना जो कब हुआ था? 1980 में जो है इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1980 में इसका स्थापना हुआ था। आगे बात करते हैं। तो केवल जैसे केवलादीप राष्ट्रीय उद्यान जो यह भी राजस्थान में ही पड़ता है, और इसका स्थापना 1981 में हुआ था। इसके साथ साथ सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी राजस्थान में ही पड़ता है, जिसका स्थापना 82 में हुआ है। और एक थार राष्ट्रीय उद्यान है जो भी राजस्थान में, जो कि राजस्थान में ही है, उसका स्थापना 92 में हुआ था। इन राजस्थान के 4 राष्ट्रीय उद्यान को आप ध्यान रखेंगे। रणथंभौर जिसका स्थापना 80 में, ठीक है, जो जयपुर में पड़ता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है, जिसे घाना पक्षी बिहार के रूप में भी जानते हैं, इसका स्थापना 81 में हुआ था। इसके साथ साथ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका जो राजस्थान में ही पड़ता है, इसका स्थापना 82 में, और थार राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1992 में हुआ था। आगे चलते हैं। लोकपाल का विचार सबसे पहले जो है इनमें से किनके द्वारा सुझाया गया था? तो लोकपाल का विचार जो है सर्वप्रथम किनके द्वारा सुझाया गया था, यानी किनके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले जो है ये मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार थे, यानी जिनका शॉर्ट फॉर्म में आप सभी जानते होंगे एमसी सीतलवार। एमसी सीतलवार के नाम से इन्हें पॉपुलर है, ये जाना जाता है। तो मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार के द्वारा जो है लोकपाल के बारे में सर्वप्रथम बताया गया था। ठीक है, लोकपाल का विचार जो है स्वीडन के संविधान से लिया गया। ये ध्यान रखना है कि लोकपाल का विचार जो है, लोकपाल का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह स्वीडन के संविधान से लिया गया है। स्वीडन के संविधान से लोकपाल का विचार लिया गया है। किस देश के संविधान से? स्वीडन के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो लोकपाल विधेयक जो है पहली बार जो आया था वो 1968 में आया था। लोकपाल विधेयक भारत में पहली बार कब आया था? 1968 में संसद में पेश किया गया था। लेकिन आगे चल के इसका संस्करण जो है 2013 में अधिनियमित किया गया, यानी 2013 में जो है इसे पारित किया गया था। कब? 2013 में पारित किया गया था। और इसके साथ साथ पहले लोकपाल की यदि हम बात करते हैं, भारत का पहला लोकपाल जो है पीसी घोष बने थे। कब बने थे? 2019 में बने थे। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष की बात करते हैं, जो कब बने थे? 2019 में बने थे पीसी घोष। ठीक है, और वर्तमान में जो हाल ही में लोकपाल चेंज हो गए हैं, जो दूसरे लोकपाल बने हैं वो एम खानविलकर बने हैं, यानी अजय मणिकराव खानविलकर बने हैं 2024 में। ठीक है, कौन? एम खानविलकर बने हैं। तो ये ध्यान रखना है, लोकपाल से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो लोकपाल का विचार जो है किस देश के संविधान से? स्वीडन से लिया गया है। 1968 में सर्वप्रथम संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 2013 में इसे जो है स्वीकृति मिल गई, और आगे चल के 2019 में जो है लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष पीसी घोष बने, यानी पिनाकी चंद्र घोष। और दूसरे कार्यकाल दूसरे लोकपाल के रूप में जो है अजय मणिकराव खानविलकर बने हैं 2024 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक होता है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक होता है वह आयोडीन होता है। कौन सा होता है? आयोडीन जो है इसके लिए आवश्यक होता है। आगे चलते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन, एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु महामारी से हो गई, शेष आबादी 8% घबराहट में आ गए। यदि अब शहर की आबादी इतना है तो प्रारंभ में शहर की आबादी कितनी थी? आसानी से आप बना सकते हैं। वर्तमान में आपको दिया गया है, पहले वाला बताया गया है कि 5% आबादी ये देश किया, ये घबराहट में आ गए यदि अब शहर की आबादी इतना है। ठीक है, ये शेष आबादी दिया गया है, और शेष आबादी कितना? 8% घबराहट। तो आप मैथ्स का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे जो है कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा उसे सॉल्व करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 39 क्वेश्चन, चिरांदपुरा स्थल पर जो है किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो चिरांदपुरा स्थल पर जो है किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो इसके जो है किसका अवशेष मिला है? तो यह जो है नवपाषाणिक संस्कृति का अवशेष मिला है। चिरांद ये पटना में पड़ता है, बिहार के पटना में। तो नवपाषाणिक संस्कृति का अवशेष मिला है।
आगे मैथ्स का ही प्रश्न है, इस प्रश्नों को भी आप सब रीजनिंग का है, सॉरी, इस पर 5 सदस्यों औसत आयु मैथ्स का ही है, 24 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। आसानी से आप लोग ओवरऑल ही सॉल्व कर सकते हैं ये सभी प्रश्न को। आगे किस खेल में विजेता टीम को जो है रोबर्ट्स कप दिया जाता है, यानी रोबर्ट्स कप का संबंध जो है किस खेल से ये बताना है। तो रोबर्ट्स कप का संबंध की बात करते हुए फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल से संबंधित विभिन्न ट्रॉफी दी जाती है, जैसे डुरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है, इसके साथ साथ संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कुछ बैडमिंटन से भी ध्यान रख लेना है। तो बैडमिंटन से जैसे आप ध्यान रखिए, सुधीर रमन कप बोला जाता है, चड्डा कप है, थॉमस कप है, उबेर कप है, नारंग कप है, कोनिका कप है, अमृत दीवान कप है, ये सभी किसमें दिया जाता है? बैडमिंटन में। क्रिकेट में तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ठीक है, ये सभी जो है क्रिकेट में दिया जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42 में, क्रिप्टो करेंसी के पीछे तकनीक को जो है कैसे जाना जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी की तकनीक कैसे जाना जाता है? तो ये ब्लॉक चेन के द्वारा जाना जाता है। किसके द्वारा जाना जाता है? ब्लॉक चेन के द्वारा जो है जाना जाता है। आगे देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त के द्वारा जो है देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया था, जिसमें आपके एग्जाम में कालिदास की रचना काफी पूछे जाते हैं। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ये सभी जो है कालिदास का पॉपुलर है। ठीक है, और सुद्रक की बात करते हैं तो मृच कटकम के लेखक जो है सुद्रक है, जो कि मृच कटकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। कभी कभी ये भी पूछ देता है मिट्टी के खिलौना के लेखक के रचनाकार कौन है, ये ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? सुद्रक हो जाएंगे, मृच कटकम। ठीक है, आगे बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, एक पुस्तक था कादम्बरी, जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, न्यायपालिका के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो न्यायपालिका के संदर्भ की यदि बात करते हैं तो निम्न कथन, तो शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका काम में दखल नहीं दे पाती है। क्या ये बात सही है? ठीक है, तो अब कहा जा रहा है विचार करने के लिए कहा जा रहा है, और ये बात सही है कि नहीं है, नहीं देता है, तो बिल्कुल सही है। ये जो है शक्तियों के पृथक्करण के चलते जो है विधायिका कार्यपालिका जैसी सरकार को अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देता है। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, विचार कीजिए, सही या गलत तो कुछ बताया नहीं जा रहा है। आगे स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा जो है शक्तियों के दुरुपयोग को रोक पाते हैं। एक लाइन यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, जो कौन सा निम्न में से कौन सा सही है, तो इस जान लीजिए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका के बावजूद भी न्यायाधीश जो है कार्यपालिका और विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक पाते हैं, तो रोक नहीं पाते हैं, ये ऑप्शन नहीं वाला होगा, ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच जो है अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी ये किस किस के मध्य स्थित है, ये बताना है। तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधार एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित? धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। आगे है टोगुप दर्रा जो है भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो टोगुप दर्रा की टैगुप जो है ये कौन सा टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो किस देश को जोड़ता है? यह जो है भारत और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 263 के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? 263 के द्वारा जो है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, और 280 तो वित्त आयोग से संबंधित है, और 262 जो है अंतर्राज्यीय नदी जल विभाग से संबंधित 262। आगे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो निम्नलिखित भारत की सबसे यानी राज्यों में जो है किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि, तो आर्द्र भूमि सबसे बड़ा किसमें, किस राज्य में पड़ता है, ये बताना है। तो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि की बात करते दिया हो जाएगा आपका राजस्थान में पड़ता है। आगे स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त की बात करते हैं। तो स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है यह बाएं अलिंद में जो है प्रवेश करता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है किसमें प्रवेश करता है? तो बाएं अलिंद में। आगे सतरिया नृत्य जो है शैली किसके द्वारा जो है 15वीं शताब्दी ईस्वी में जो है असम में पेश किया गया था। यानी सतरिया नृत्य जो है कहाँ का है? असम का नृत्य है। ठीक है, और किसके द्वारा जो है इसे असम में पेश किया गया था, ये बताना है। तो किसके द्वारा? तो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा। किसके द्वारा? शंकर देव के द्वारा जो है इसे पेश किया गया था। आगे 50 क्वेश्चन आज का
प्लस यहीं पे रहने देते हैं 50 क्वेश्चन ही। अगले क्लास में हम बात करेंगे, अगले वीडियोज में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक इसमें प्रश्न है। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा ये सेशन कैसा रहा। अगर आप सभी का कमेंट और लाइक मुझे नजर आए तो मैं कोशिश करूंगा आगे का जो सेशन है इसका जो है 51 से लेके 100 तक का प्रश्न को जो है उसका भी डिटेल सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। या फिर 50 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए, जब यहीं पे छोड़ेंगे तो सतरिया नृत्य की बात करते हैं। तो सतरिया ये जो है असम का शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। और वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो वह 8 वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य, कितना है 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से भरतनाट्यम ले लीजिए जो कि तमिलनाडु में पॉपुलर है। भरतनाट्यम कहाँ, तमिलनाडु में। इसके साथ साथ की बात करते हैं कथकली ले लीजिए केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ है मोहिनी अट्टम केरल ही हो जाएगा, सतरिया असम, मणिपुरी मणिपुर में, कथक उत्तर प्रदेश में है, उत्तर भारत में है, और ओडिसी ओडिशा में। ये 8 जो है क्या है तो शास्त्रीय नृत्य है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है शास्त्रीय भाषा, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो सब शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो नृत्य 8 है, और शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है 6 है, जिसमें शास्त्रीय भाषा में आ जाता है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। ये ध्यान रखना है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, ये सभी ओडिया ये सभी जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में जाने जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा आप सभी के लिए। ठीक है, और आप सभी कंटिन्यू देखते रहिए। और जो भी साथी आगामी बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में सक्सेस मेकर क्लब एंड लाइब्रेरी जो कि के ई इंटर कॉलेज के बगल में पड़ती है, तो आप ज्वाइन करना अगर चाहते हैं तो बिहार पुलिस का बैच 15 तारीख से शुरू हो रही है, जो कि निःशुल्क शैक्षणिक संस्थान है। मात्र 250 रुपया मंथली चार्ज के साथ आप जो है पर डे इस तरह की सेट प्रैक्टिस को आप लगा सकते हैं, और पर डे एक टारगेट दिया जाएगा और रिजल्ट की 100% गारंटी, 100% रिजल्ट होगा सिर्फ आप बातों को फॉलो करें तो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, बाय। आप सभी को धन्यवाद।